अमरीकी सदर ने ईरान से बाजियाब करा लिया है F-15 के वेपन ऑफिसर को, जबकि ईरान का इसके बरअक्स कुछ और स्टेटमेंट है। अमेरिका तबाह तैयारे से बच निकलने वाले अपने पायलट को हलाक करने की कोशिशें कर रहा है। इसके साथ ही साथ सूरत हाल अभी मजीद कशीदा ही नज़र आती जा रही है, क्योंकि अमेरिका के एक तरफ 5 जहाज़ गिराने की जहां ईरान बात कर रहा है, वहां दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान में भी सिर्फ तबाही ही तबाही है। और एक अंदाजे के मुताबिक जो अभी तक कैलकुलेट किया जा रहा है, 95,000 से ज़ायद जो इमारतें हैं, वो बिल्डिंग्स जो अभी इस टाइम मलबे का ढेर बन चुकी हैं, जिन्हें हिट किया गया है अमेरिका की तरफ से। और अभी इतलात जो आज के हिसाब से है कि मुत्तहिदा अरब अमारात भी, ईरानी मीडिया इसको क्लेम कर रहा है कि इस जंग में कूद चुका है ईरान के खिलाफ। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। आई थिंक आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जनरल साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी? थैंक यू वेरी मच सरवर्दी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल साहब, ये वॉर में अल्टीमेटम्स की और टाइमलाइंस की अपनी एक अहमियत होती है। yes. जो अब लास्ट 48 आवर्स की डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन है, वो अब और 12 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगी, 24 घंटे बाद। तो आपको इस डेडलाइन के देखे ना, उन्होंने पहले 5 दिन की दी, फिर 10 दिन की दी, अब 48 घंटे है। तो अब क्या होगा? जी देखिए, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, और ईरान के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, और अमेरिका का इतना बड़ा जो प्राइड है, या जो वो इस वक्त स्टेक पे है। अभी हम पायलट की बात कर रहे थे, ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है। जो रेटिंग्स है अमेरिका के अंदर, अमेरिका के इस वक्त इस वॉर की, वो 12% पे चली गई है जी। वो आर सपोर्टिंग दिस वॉर, 68% आर अगेंस्ट दिस वॉर। बाकी 20-21% आप देख ले, वो अपना कमेंट नहीं करना चाह रहे, पॉलिटिकल है। हैशटैग जो है वो इस वक्त उनकी एज अ वॉर परफॉर्मेंस, एज अ सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो इस वक्त रेटिंग्स चल रही हैं, दैट इज अप्रूवल्स जो है उनकी है 35%, और 65% उसके अगेंस्ट है। अगर आप ये परसू कर रहे होते अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, ये वॉर लड़ी जा रही होती अमेरिका के लिए, एंड ऑन अ बेस्ड ऑन अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि जी इमिनेंट है, तो फिर तो रिजल्ट डिफरेंट होते। अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है जो आप बात कर रहे हैं, सिचुएशन इसलिए है कि ईरान का जो रिस्पॉन्स है, ईरान भी अपने उस पर जिद पे खड़ा है, जिद कह ले या एक पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ा है अपने फियर्स के साथ। और कुछ चीजें मुझे अब थोड़ा सा सरवर्दी साहब माजरत के साथ लगना शुरू हो रहा है कि ईरान में भी somebody else is calling the shots। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके बयानात से, जैसे अभी कल राक्षी साहब का आया, उनके फॉरेन मिनिस्टर का, कि जी वो इस्लामाबाद जाने को तैयार है। तो ऑफ कोर्स अगर वो जाने को तैयार है तो पाकिस्तान फिर उन पे बात कर सकता है अमेरिका के साथ कि जी वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद दिस। लेकिन एक चीज है जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए सामने, आई डोंट नो बैकग्राउंड में शायद चीजें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हो, लेकिन अगर ये सिनारियो को अगर हम देखें कि अगर वो अटैक कर देता है इनके एनर्जीज के ऊपर, क्योंकि इजराइल तो तैयार बैठा है जी, उसने तो वो मौका मिलते ही अटैक जरूर करना है, क्योंकि उसे पता है कि इसका रिस्पॉन्स इजराइल में तो पता नहीं कितना जाएगा, गल्फ कंट्रीज की तरफ ईरान ने ज्यादा कर देना है। एंड देन उनके तो मकासद दोनों तरफ पूरे हो रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो हम पे अटैक करते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि हम रिस्पॉन्स सिर्फ कश्मीर तक ही दें, कश्मीरी इधर मरे, कश्मीरी उधर मरे, इंडिया का फायदा है। वहां पे गल्फ में रिस्पांस जाएगा, चाहे वो अमेरिका की फैसिलिटीज का नाम लेके करे, अमेरिका की बेसिस का नाम लेके करे, अमेरिकन बिजनेसेस का नाम लेकर करे। दैट इज आपको लगता है 48 घंटे बाद ईरान की एनर्जी और ऑयल से जो इंस्टॉलेशन है उन पर अटैक शुरू हो जाएंगे? ये शॉर्ट अप कॉल कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप? यहाँ पर सिर्फ धमकी है। नहीं, देखिए, मैं एज अ मिलिट्री कमांडर कभी भी इंटेंशंस को रीड करना नहीं चाहूंगा जी। मैं तो उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को रीड करके अपना एनालिसिस जरूर देना चाहूंगा, वो कैपेबिलिटी है उनमें। फिर उनकी अगर पर्सनैलिटी को भी देख ले तो मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि जी वो क्या उनके इंटरनल इंफॉर्मेशन के, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए ही कैन डू एनीथिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, उनसे ज्यादा जो स्पॉइलर है जिसका मैं बार बार जिक्र करूं, इजराइल, दे आर वेटिंग। वो तो शुक्र करेगा कि मुझे एक हल्का सा ग्रीन सिग्नल मिले तो मैं जाके इसमें अटैक करूंगा, इसकी एनर्जी और इनके जो इलेक्ट्रिक पावर्स और पावर सेंटर्स, क्योंकि उसे पता है कि इसका रिस्पांस गल्फ कंट्रीज में हमारे और अमेरिकन इंटरेस्ट पे जाएगा। इजराइल का तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। वो ऑलरेडी इस थिएटर को इसी गल्फ के अंदर रिस्ट्रिक्ट रखना चाहता है। बट हैविंग सेड दैट, ईरान का अगर कॉन्फिडेंस है, वो इस थ्रेट को सीरियस नहीं ले रहा, या बार बार देखिए कल का जो बयान है कि हम अमेरिका की इस थ्रेट को जूते की नोक पर लिखते हैं, इट मींस कि दे हैव समथिंग इन द पॉकेट, या उनके पास कोई कार्ड ऐसा मौजूद है जिसको वो प्ले करेंगे और और ये भी मुसलसल वॉर्न कर रहा है।
अब अमेरिकन ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहला ऑपरेशन बूट्स ऑन ग्राउंड का कामयाब कर लिया है। देखें, जो उन्होंने अपने 2 पायलट्स रेस्क्यू किए हैं ईरानियन सॉइल से, उसके लिए उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड लाए हैं, तो वो उनको लेकर गए हैं। उनको बूट्स ऑन ग्राउंड लाने के लिए उनके लोग पहले उतरे और उनको लेकर गए। तो वो ये कह रहे हैं कि जो पहला ऑपरेशन बूट्स ऑन ग्राउंड का ईरान पर था वो यूएस ने सक्सेसफुली कर लिया है, जिसका मतलब है आगे यूरेनियम का ऑपरेशन या और भी कोई ऑपरेशन बूट्स ऑन ग्राउंड का किया जा सकता है। आप समझते हैं कि इसके बाद मजीद बूट्स ऑन ग्राउंड के उनके ऑपरेशन हम देख सकते हैं? बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए 3 चीजों को उसने एड्रेस करना है अमेरिका ने। हाउ मच ब्लड कॉस्ट ऑफ ब्लड दे आर प्रिपेयर टू पे जी, कि जो अगर बॉडीज जाती है या जो ऑपरेशन, देखिए ना आपने तो प्लान किया है ना, प्लान करके एग्जीक्यूट करेंगे, अनफोल्ड कैसे होता है हु नोस कैसे अनफोल्ड। नंबर 2, आप इसमें देखेंगे कि हाउ मच टाइम यू हैव। बूट्स ऑन ग्राउंड अफगानिस्तान में आए 20 साल, वियतनाम में 19 साल, इराक में मेरे ख्याल में 8-9 साल वो लगा के गए हैं। और अब यहां पर हाउ मच टाइम कि वो आएंगे तो अपनी मर्जी से फिर जाएंगे, रिस्पांस को सामने रख के जाएंगे ना, वो जैसा रिस्पांस आएगा हो सकता है एंटेंगल हो जाए। तो हाउ मच टाइम यू हैव टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। एंड थर्डली द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर फोर्सेस। कल एक F-15 गिरा, पूरे अमेरिकन चैनल जो है वो उसी पे कमेंट्री कर रहे हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपने तो कहा था मैं एयर को कमांड कर रहा हूं, यानी कि टोटल कंट्रोल ऑफ द एयर इज विद मी। इसका मतलब यही है कि जी देयर इज इन एयर इट इज इजराइल एंड अमेरिका, और कोई रिस्पांस नहीं आ सकता ग्राउंड से। और आपका F-15 गिर गया, उसके अलावा अभी F-35 की भी बातें हो रही है, आई डोंट नो कि वो गिरा या नहीं गिरा, फिर नुकसान तो हो गया। तो आपकी क्रेडिबिलिटी बड़ी फोर्सेस की ज्यादा चली, तो अगर ये तीनों कॉस्ट पे करने के लिए तैयार है तो फिर तो ट्रंप कर सकता है। बट ट्रंप जितनी इस वॉर को आगे लेके जाएगा, ही हैज टू लूज एवरीथिंग बैक होम। यहाँ पे भी पहले भी वॉर्स होती रही हैं, ओबामा के टाइम पे भी हुई हैं, बुश के टाइम पे भी हुई। उन्होंने अपने जो कैंपेन्स थी वो मिड टर्म इलेक्शंस के बाद शुरू की, इराक के अंदर भी और उससे पहले भी, तो उसके बाद भी अफगानिस्तान की भी आप देख लें। तो कहने का मकसद ये है कि जो कैंपेन्स है वो मिड टर्म के बाद, अब यहाँ मिड टर्म से पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पॉलिटिकल कॉस्ट कई दफा ये चीजें तो दे देते हैं, वो उनको इतनी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन मिलिट्री की क्रेडिबिलिटी की कॉस्ट पे करने लेकिन अगर वो खर्क पे उतरते हैं तो, और खर्क को पहले तबाह करते हैं बाय एयर पावर और उसके बाद वहां आ जाते हैं, तो क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है? खर्क देखे ना उसकी रेंज में है ना जी, वो उसको जरूरी नहीं है कि आप स्टैंड ऑफ से रह के भी ईरान जो है उसको एंगेज करेगा, और ईरान ने प्रिपरेशन की हुई है। अभी भी सुरवर्दी साहब, ये जो रिस्पॉन्सेज आए हैं वो ईरान ने इस वॉर की प्रिपरेशंस की हैं, और स्पेशली जो 12 डेज का इसका फेज 1 हुआ, वॉर हुई, उसके बाद तो और स्पीड में उन्होंने तैयारियां की हैं। अभी उनके पास देखिए, अभी भी जो इतलात है उनके जो मिसाइल का और जो स्टॉक्स है और डिफरेंट उन्होंने अपनी चीजें की हुई हैं, आई थिंक 45 to 50% तो अभी तक उनके पास स्टॉक्स पड़े हुए। तो रिस्पॉन्स जरूरी नहीं है कि उधर से जनरेट हो, उन्होंने ऑलरेडी वहीं पे प्रिपरेशंस की हुई है, और फिर स्टैंड ऑफ पे रह के वो वहां पे एंगेजमेंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। और तबाह करेंगे, अगर पूरे को तबाह कर देते एरियल कैंपेन से, जो उनके ऑयल का जो टर्मिनल्स हैं या वहां पे जो चीजें हैं, जो स्टोरेज है, उसको तबाह कर देते हैं, तो ठीक है, नुकसान तो होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनका अपना रुकना भी वहां पे फिर अभी तो हो सकता है ईरान के रिस्पॉन्स कैलिब्रेटेड हो, वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को न तबाह करना चाहें, लेकिन वो ऑलरेडी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है तो वो तो ईरान के लिए और आसानी हो जाएगी। इट्स नॉट दैट इजी जितना हम समझ रहे हैं चीज को। जाहिद साहब, अमेरिका की ख्वाहिश तो यही थी कि ईरान में रजीम चेंज हो जाए, जिसके लिए पूरी लीडरशिप को भी एलिमिनेट किया गया। सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स नज़र आ रही है। हम देखें अमेरिका के अंदर जिस तरह से आर्मी ऑफिसर्स की एक के बाद एक बरतरफियाँ की जा रही है, और मज़ीद भी आने वाले हफ्तों में कहा जा रहा है कि मज़ीद बरतरफियाँ भी होंगी, इस्तीफे लिए जाएंगे। तो आप इस मूव को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक इंटरनल प्रेशर तो है ट्रंप के ऊपर भी, और अब बात दुनिया की करें तो दुनिया भी उस तरह से सपोर्ट करने को तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग को आगे लेके जाने के लिए। तो व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी ऑफ अमेरिका नेक्स्ट? देखिए, अमेरिकन जो मिलिट्री है जी, वो तो इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफी स्ट्रेस पे है। अभी जिस तरीके से जनरल जॉर्ज को सैक किया गया, उससे पहले इवन जो ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफिस टेक ओवर किया तो जनरल ब्राउन को इन्होंने चेयरमैन जॉइंट को सैक किया, ही वाज अ ब्लैक। अभी चीफ चैपलन को इन्होंने, जो मेजर जनरल साहब है, उनको भी सैक कर दिया है। एक ट्रेनिंग कमांड की जो खातून थी उनको सैक कर दिया। तो ऑलरेडी देयर आर डिबेट्स इन अमेरिका, और वहां पे बड़े सीरियस रिजर्वेशंस है अबाउट हैशटैग और प्रेसिडेंट ट्रंप।
वो कहते जी जो 17-18% खवातीन है जो मिलिट्री में देर अंडर स्ट्रेस, वो बड़े खिलाफ है। फिर कलर्स की भी बातें हो रही है, ब्लैक जो लीडरशिप है उसके बारे में एक वो तासुब रखते हैं। तो अब ये चीजें बहुत बाहर जा रही है। दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन ये कर रहे हैं। अभी पहला मेजर जनरल सैक हुआ है जो चीफ ऑफ चैपलन, इसका मतलब है कि देयर आर समथिंग जो रिलीजियस रिलेटेड चीजें हुई होंगी। जनरल जॉर्ज जो है वो ऑफ कोर्स उन्होंने जो आर्मी को अलॉटमेंट करनी है टू डिफरेंट कमांड्स फॉर दी, और हो सकता है बूट्स ऑन ग्राउंड भी एक रीजन हो सकती है, उन्होंने उसके इख्तलाफ किया। देखिए कोई भी मिलिट्री हो, उसका मिलिट्री का कल्चर ये होता है कि वो तमाम चीजें व्हाइट और ब्लैक वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने रख देती है, चाहे अमेरिका की मिलिट्री हो, पाकिस्तान की, फॉर दैट मैटर कोई भी हो। दे हैव नथिंग टू हाइड, क्योंकि प्रोफेशनल लोग होते हैं जी। वो जब सामने रखते हैं तो आप पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए हर वक्त आप तराने नहीं गा सकते। आप इंडिया की आर्मी तो है नहीं, मिलिटेंट विंग बन के संघ परिवार का आप हर वक्त तारीफें और बस वही सुनाए उनको जो कान वो सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे आई एम श्योर कि कुछ चीजें ऐसी आई होंगी जिस पे उन्होंने सैक किया, बट देयर ट्रैक रिकॉर्ड डीलिंग विद इस लड़ाई में हमने पाकिस्तानी इनकलाब को भी देखा और उनकी वॉर स्ट्रेटजी को भी देखा, और अभी भी आपको पता है वो वोकल भी हैं, उनके अपने बयानात भी आते हैं यूजुअली। आप पाकिस्तानी इनकलाब की वॉर स्ट्रेटजी को क्या एनालाइज करते हैं? सुरवर्दी साहब, जहां तक जो उन्होंने रिस्पॉन्सेज जनरेट किए हैं और स्ट्रेटेजिक फायदा उठाने की कोशिश की है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का, और अभी भी उनकी जो नेवी है वो पाकिस्तान इनकलाब वाली नेवी फंक्शनल है, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें उन्होंने मतलब अपनी कैपेसिटीज को देखते हुए बहुत अच्छी की है। बट मैं थोड़ा सा क्रिटिक भी करता होता हूँ, ये जो इन्होंने हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की है वॉर की इन द गल्फ, उसको वो कोई अच्छे तरीके से मेरी नजर में कैलिब्रेट सही तरीके से कर नहीं सके इन अ वे कि वो परपेचुअल एक या परमानेंट एक एनिमिटी उन्होंने अपने, ऑलरेडी देयर वाज अ सिचुएशन, ऑलरेडी वी हैव अ हिस्ट्री, लेकिन पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान की वजह से, चाइना की वजह से, फ्रेंडली कंट्रीज रशिया की वजह से, तुर्किया की वजह से काफी चीजें बेहतर हो रही थी। आपको सऊदी अरेबिया और तुर्किया की चीजें भी बेहतर होती नजर आई, सऊदी अरेबिया ईरान की चीजें बेहतर होती, कतर बहुत बेहतर ग्राउंड्स पे खड़ा था। नॉट ऑल स्टेट्स आर इन अब्राहम अकॉर्ड। जितना ये गल्फ को फैलाएंगे ना सरवर्दी साहब, कंक्लूजन जो मेरी टॉक से मैं निकालना चाह रहा हूं और आपको बताना चाह रहा हूं, जितना इस वॉर को गल्फ में फैलाएंगे उतना इसकी ओरिएंटेशन गल्फ की टुवर्ड्स इजराइल जाएगी। कईयों की फियर से जाएगी और कई ये समझेंगे कि जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है मिडिल ईस्ट का वो इजराइल है, और ये इजराइल का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो इसको अचीव हो रहा है। या तो ईरान को यहाँ पे जरा थोड़ा सा अपना they will have to be very very careful। बहरहाल वो भी क्लेम कर रहे हैं परफॉर्मेंस इतनी ऑपरेशनली देखिए बहुत एसिमेट्री है। इसको कंपैरिजन करना, आज उनकी एयर नहीं है, नेवी नहीं है, नुकसानात भी बहुत हुए हैं, रिस्पांस भी अच्छा दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अभी इस वक्त ईरान थोड़ी सी बेहतर पोजीशन पे है, रोजाना की बुनियादों पर रहेगा नहीं। कल क्या होगा, एक टेक्टिकल एक ऑपरेशनल ऐसा कोई मनूवर कभी कभी आपको स्ट्रेटेजिक एम्बैरेसमेंट करवा देता है। वो कहते हैं ना कि वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुशेस वाली बात है। बात का इस वॉर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है अज़ाई साहब, आप साथ ही रहिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे खुलवाया जाए, क्योंकि ट्रंप साहब की सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उसी बात पर है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।